वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है अत्यंत सुंदर रचना, अनुपम रचना। एक एक शब्द बहुत गहराई से लिखे हैं। सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन के भेद बतलाए जा रहे थे। सम्यक दर्शन के भेदों में निश्चय व्यवहार, इसकी विस्तृत चर्चा हुई। उसके उपरांत दो प्रवचनों में हमने चर्चा की निमित्त आदि की अपेक्षा से किए गए सम्यक्त्व के भेदों के बारे में। आज्ञा सम्यक्त्वादि 10 भेदों की चर्चा हुई। फिर उसके बाद औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक के रूप में ये 3 भेद यहाँ बतलाए गए। इन 3 भेदों में से जो पहला सम्यक्त्व है, जिसे औपशमिक सम्यक्त्व कहा गया है, उसकी यह चर्चा चल रही है। चर्चा समझने योग्य है, प्रकरण सुंदर है, थोड़ा बहुत करणानुयोग का विषय है, लेकिन समझने योग्य तो है ना। यद्यपि जब आत्म तत्व का अवलंबन होता है, जब आत्म श्रद्धान होता है, तब स्वयमेव ही कर्मों में क्या स्थितियां बनती है उसे यहाँ बतला रहे हैं। कर्म कुछ हमारे करने से बदलते हों, ऐसा नहीं है। हमारे बदलने से नहीं बदलते हैं। हम ऐसा चाहें कि मैं मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे द्वारा मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सिद्धांत है, ये मान लीजिए आप। ये परम सत्य है, ये वस्तु स्थिति है। क्योंकि कर्म जड़ है, कर्म अचेतन है, कर्म पुद्गल हैं, और मैं चेतन हूँ। और चेतन अचेतन का कर्ता होता नहीं है। क्या चेतन अचेतन पदार्थों का कर्ता नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। इसलिए कर्म में मेरी चलती नहीं है। मैं कर्म को बदल दूं, कर्मों के टुकड़े कर दूं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जिस क्षण मैं अपने स्वभाव का अवलंबन लेता हूं, जिस क्षण मैं अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेता हूं, उसी क्षण स्वयमेव अपनी ही योग्यता से वे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अपनी ही योग्यता से वे कर्म टुकड़े टुकड़ों को प्राप्त होते हैं। दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। ये बातें यहाँ कही जा रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं औपशमिक सम्यक्त्व से ही पुनः चर्चा को। रतन जी साहब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। 333 नंबर पेज निकालिए। 333 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ। 3 प्रकार के सम्यक्त्व कहे। ऊपर ही शुरू में ही प्रकरण दिया और कहा कि यह सम्यक्त्व 3 प्रकार का है। एक का नाम औपशमिक, दूसरे का नाम क्षायोपशमिक और तीसरे का नाम क्षायिक। वहाँ औपशमिक सम्यक्त्व के 2 भेद हैं। एक का नाम है प्रथमोपशम, दूसरे का नाम है द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम किसे कहते हैं? प्रथम माने फर्स्ट, फर्स्ट माने फर्स्ट लेवल, फर्स्ट माने पहली बार नहीं। एक बात और यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जब कभी भी सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की ही प्राप्ति होती है। जब हम औपशमिक आदि 5 भाव पढ़ाते हैं, बताते हैं, 5 भावों पर भी हमारे व्याख्यान हैं सब, तो औपशमिक सम्यक्त्व की व्याख्या करते हुए ये कहते हैं जिसके बिना
धर्म की शुरुआत नहीं होती, उसका नाम औपशमिक सम्यक्त्व है। माने औपशमिक सम्यक्त्व के से ही धर्म की शुरुआत होती है। पहले में पहले यदि कोई सम्यक्त्व होता है तो उसका नाम है औपशमिक सम्यक्त्व। सबसे पहले लेवल पर, सबसे पहले कोई व्यक्ति, जैसे पहले हमने बात की है आपसे सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाले प्रकरण में, वहाँ हमने खूब चर्चाएं की, ऐसे प्रश्न भी पूछे थे आपसे संजय जी साहब कोटा से, बोलो, हमने ऐसी भी चर्चा की आपसे कि बतलाओ आपको कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए। तो हमने कहा साहब कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए, हमें तो कुछ नहीं पता है, आप ही बता दो पंडित जी कौन सा सम्यक दर्शन, कितने होते हैं सम्यक दर्शन। तो हमने कहा 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है औपशमिक, एक होता है क्षायोपशमिक, क्या, और एक होता है क्षायिक। तो हमने कहा बताओ तीनों में से कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए। क्या हर्षवर्धन जी कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए आपको। तो कहा अब आप तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो क्या कहेगा कि यार इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है, वही बताओ ना। हम तो तीनों में से जो बेस्ट होगा वही लेंगे। हम तो जब कोई चीज़ ले ही रहे हैं तो फिर हल्की चीज़ क्यों लेवें। नरेश जी लुआड़िया साहब, जब हम ले रहे हैं तो हल्की क्यों लेवें, अच्छी से अच्छी लेंगे, बेस्ट लेंगे। बोले तीनों में से बेस्ट कौन सा है ये बताओ। तो बोले तीनों सम्यक दर्शन में से बेस्ट सम्यक दर्शन है क्षायिक सम्यक दर्शन। तो बोले साहब क्षायिक दे दो हमारे को, तो क्षायिक सम्यक दर्शन चाहिए। बोले यार क्षायिक सम्यक दर्शन तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले जरूरी है आपको क्षायोपशमिक लेना। कि क्यों भैया, कि हाँ जिनको क्षायोपशमिक मिला होता है उनको ही क्षायिक मिलता है। तो यार इसका मतलब दोनों लेने पड़ेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बिना क्षायोपशमिक के आपको क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि चलो ठीक है क्षायोपशमिक से शुरू करते हैं, क्षायोपशमिक ले लेते हैं पहले, फिर क्षायिक ले लेंगे। बोले नहीं, औपशमिक के बिना क्षायोपशमिक नहीं हो सकता। अरे यार क्या बात कर रहे हो आप, 3 में से कौन सा लेना है पूछ रहे थे, फिर तीनों चिपका रहे हो कि हाँ जी ऐसा ही है। पहले में पहले औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, उसके बाद वो औपशमिक सम्यक दर्शन क्षयोपशम में बदलता है, फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन क्षायिक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट होता है। ऐसा ही स्वरूप है। माने आपको क्षायिक सम्यक दर्शन लेने के पहले क्षयोपशम और क्षयोपशम के पहले औपशमिक सम्यक दर्शन, माने इसी क्रम से गुजरना पड़ेगा। क्या यही प्रक्रिया है, यही क्रम है। तो फिर साहब क्या करें हम, मिथ्या दृष्टि सबसे पहले क्या करना है, क्या सबसे पहले हमें औपशमिक सम्यक दर्शन लेना है। तो औपशमिक सम्यक दर्शन बोले प्रथमोपशम के द्वितीयोपशम, सुनो जरा, सम्यक दर्शन लेना है तो प्रथमोपशम लेना है कि द्वितीयोपशम लेना है। तो बोले अब इसमें कौन सा अच्छा है, क्या हम क्या बात कहें। बोले सुनो पहले तो प्रथमोपशम ही होता है कि साहब फिर जब दोबारा होगा तो फिर द्वितीयोपशम हो जाएगा ना कि नहीं, फर्स्ट लेवल वाला है। कल हमने थोड़ी बहुत इसकी चर्चा की थी और यहाँ ये बतलाया था, मिथ्यात्व गुणस्थान में करण द्वारा दर्शन मोह का उपशम करके, तो क्या मिथ्यात्व गुणस्थान में ही दर्शन मोह का उपशम कर देता है क्या, कि हाँ वो पूरी प्रक्रिया दर्शन मोह का उपशम करने की प्रक्रिया मिथ्यात्व गुणस्थान में ही शुरू हो जाती है। देखिए 333 नंबर पेज चल रहा है, गुजराती में 344 नंबर पेज है, कुछ गुजराती पुस्तकों में 338 नंबर पेज है। तो कह रहे हैं यहाँ पर इतनी सुंदर बात कह रहे हैं कि सारी प्रक्रिया मिथ्यात्व गुणस्थान में होगी। सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन थोड़ी ना होता है, सम्यक दर्शन तो मिथ्या दृष्टि को ही होगा। सम्यक दृष्टि होने का पुरुषार्थ तो मिथ्यात्व की भूमिका में ही चलेगा, पूरा पुरुषार्थ मिथ्यात्व की भूमिका में ही चलेगा। और ठीक है साहब मिथ्यात्व की भूमिका में ये क्या पुरुषार्थ करें, तो पेज नंबर 262 याद आता है। 262 नंबर पेज पर करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ तो इतना ही है कि तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, बस। बाकी काम, बोले बाकी काम अपने आप हो जाएगा जो होना होगा, अपना काम तो ये है। जब आप सब्जी बनाते हैं प्रेशर कुकर में तो आप क्या करते हैं, अपना काम तो इतना ही है कि सब्जी को सुधार कर बंधार कर उसके छील छाल करके सब बराबर करके सारे मसाले तेल जो भी घी जो भी डालना है वो डालकर उस प्रेशर कुकर को बंद कर दिया जाए। कि बोले साहब फिर क्या करना पड़ेगा,
बोले फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा बुद्धिपूर्वक काम तो इतना ही है, फिर क्या कर होगा? बोले फिर तो अपने आप सीटी बजेगी क्या और सब्जी तैयार हो जाएगी। कि नहीं साहब हमें क्या करना है? बोले तुम्हें बता दिया ना, तुम्हारा काम तो इतना ही है कि फिर क्या होगा कि जब सीटी बज जाएगी तो समझ लेना सब्जी तैयार हो गई। तो इसी तरह से यहाँ ये बात कह रहे हैं कि सुनो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले बुद्धिपूर्वक हमारा काम क्या है? बोले तत्व विचार में उपयोग लगाओ, तत्व विचार में तद्रूप होकर के उपयोग को लगाओ। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, ऐसे ऐसे उपयोग को तद्रूप होकर के लगाओ। तो फिर क्या होगा? बोले ये सब जो काम जो बता रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया बतला रहे हैं क्या क्या होगा, क्या होगा, क्या क्या, उस बात को यहाँ बताया जा रहा है। पदम पाड़िया जी साहब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, बड़ी सुंदर चर्चा है। बोले सबसे पहले जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव था वो मिथ्यात्व को का उपशम करता है, मिथ्यात्व का ही उपशम करता है। और उससे क्या होता है? 333 नंबर पेज, तीसरा पैराग्राफ है शायद, ऊपर से फर्स्ट लाइन को भी पैराग्राफ माने तो चौथा पैराग्राफ है। वहाँ इतना विशेष है, क्या वहाँ इतना विशेष है? सुनना, मैं वापस पढ़ रहा हूँ, मैं कल 4 लाइनें पढ़ ली थी यद्यपि मैंने, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ इतना विशेष है कि अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है। अब यहाँ 2 भेद करके बतला रहे हैं संजय जी साहब विदिशा से। ये कह रहे हैं एक है अनादि मिथ्या दृष्टि और दूसरा है सादी मिथ्या दृष्टि। माने मिथ्या दृष्टि 2 प्रकार के होते हैं, एक अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, एक सादी मिथ्या दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि तो दोनों ही है, मिथ्यात्व में तो कोई फर्क नहीं है। क्या जैसे समझ लीजिए, क्या ब्रजलाल जी साहब है दरिद्री और दूसरा व्यक्ति है संपन्न हो जाने के बाद में हो गया दरिद्री। क्या क्या कहा भाई? 2 गरीब व्यक्ति थे, झोंपड़ी में रहते थे शुरू से ही। अब दोनों झोंपड़ी में रहते थे, दोनों एक जैसे थे। अब एक क्या हुआ, एक ने कुछ पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया और वो संपन्न हो गया। संपन्न हो गया तो संपन्नता से रहने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक दिन वापस बदल गए, और जब वापस बदल गए तो सब कर्जे में आ गया, सब कुछ बिक गया, सब रहन सहन सब खत्म हो गया, और फिर दोबारा उसे मजबूरी में आकर के उसी झोंपड़ी में रहना पड़ा। अब उसी झोंपड़ी में रहता है तो पहले जैसे ही हालत हो गई, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, उसी झोंपड़ी में रहता है, उसी तरह से रहता है, वैसे ही फटे हाल रहता है। अब मैं पूछता हूँ, इन दोनों भिखारियों में क्या फर्क है? इन दोनों दरिद्र लोगों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या अंतर है? बोले कोई अंतर नहीं है, एक जैसे ही है। हाँ, लेकिन इतना है, एक ने संपन्नता देखने के बाद में दोबारा दरिद्र हुआ है और एक शुरू से ही था। तो जो शुरू से ही मिथ्या दृष्टि है उसका नाम तो है अनादि मिथ्या दृष्टि, जो शुरू से ही मिथ्या दृष्टि है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो सम्यक दर्शन होने के बाद क्या वापस मिथ्या दृष्टि हुआ, उसे कहेंगे मिथ्यात्व की शुरुआत हुई। या जैसे समझिए आप, अब सुनिए, उन दोनों दरिद्र व्यक्तियों में से यदि कोई व्यक्ति आकर के इंटरव्यू लेता है, क्या तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया तुम कब से दरिद्र हो? तो उसने कहा भैया हम तो जब से जन्म लिया है तब से दरिद्र ही है, अनादि से ही, हम तो ऐसा ही है, हमारी तो पीढ़ियां हो गई, हम तो यहाँ से बाहर कभी निकले ही नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। और दूसरे से इंटरव्यू लिया कि भैया तुम कब से दरिद्र हो? तो वो कहेगा भाई साहब 6 महीने से हालत ख़राब हुई है, 6 महीने से पहले तो मैं बहुत संपन्न था मैं, और अभी यहाँ आ गया हूँ। तो ये कहा जाएगा कि इसकी दरिद्रता बहुत पुरानी है और इसकी जो दरिद्रता है ये पिछले 6 महीने से है। क्या तो जिसकी दरिद्रता की शुरुआत दिखाई दे रही है वो सादी दरिद्री, क्या और जिसकी दरिद्रता की शुरुआत नहीं दिखाई दे रही है वो अनादि दरिद्री उदाहरण है। इसी तरह से जिसके मिथ्यात्व की कोई शुरुआत नहीं है, क्या अनादि काल से मिथ्यात्व 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 ही जिसका था, वो क्या है? बोले अनादि मिथ्या दृष्टि।
और जो बीच में ऊपर चढ़कर दोबारा नीचे गिर गया उसका नाम है सादी मिथ्या दृष्टि। क्या तत्काल का उदाहरण है, न पहले सुना, न पहले बोला और न पहले सोचा। क्या ऐसे ही अपने आप ही बन जाते हैं। देखो बात क्या चल रही है यहाँ, सादी और अनादि मिथ्या दृष्टि हो गए। अब प्रश्न ये है कि ये जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, ये मिथ्या दृष्टि जीव कितने कर्म प्रकृतियों का सम्यक दर्शन होने पर कितनी कर्म प्रकृतियों का ये जीव उपशम करेगा। क्या कितनी कर्म प्रकृतियों का उपशम करेगा, ये बतलाइए, बोलो। तो कहते हैं साहब कितनी कर्म प्रकृतियों का करेगा। तो देखिए वैसे तो सम्यक दर्शन के संबंध में 7 कर्म प्रकृतियों की चर्चा आती है। सम्यक दर्शन का संबंध 7 कर्म प्रकृतियों से होता है। एक को कहते हैं मिथ्यात्व, दूसरे का नाम है सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा है सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। क्या 3 हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व 3। और फिर अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये 7 हो गए। लेकिन चूंकि ये जो बाकी प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं, इसलिए पंडित जी साहब उसकी मुख्यता से यहां बात नहीं कर रहे। यहां प्रथमोपशम सम्यक्त्व का मैटर है और प्रथमोपशम सम्यक्त्व रिलेट करता है दर्शन मोहनीय से और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व रिलेट करता है चारित्र मोहनीय से। तो प्रथमोपशम ने दर्शन मोहनी से संबंध रखा और द्वितीयोपशम ने चारित्र मोहनी से संबंध रखा। अभी दर्शन मोहनी की प्रकृतियां तो 3 ही है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि जब दर्शन मोहनी की प्रकृतियां 3 ही हैं, यदि 3 ही प्रकृतियां दर्शन मोहनी की है तो फिर तीनों का ही उपशम होता होगा। कि बोले नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के 3 थी ही नहीं भाई साहब। क्या अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के 3 थी ही नहीं, उसकी तो एक ही कर्म प्रकृति थी, अकेला मिथ्यात्व था। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तो सिर्फ मिथ्यात्व नामक एक कर्म प्रकृति का ही उपशम करेगा। हाँ, जैसे ही वो उपशम करेगा, उपशम माने दबाना, कल हमने बतलाया था, लड्डू की चर्चा की थी, कल तक फिर करेंगे उसी लड्डू की चर्चा। ये जो मिथ्यात्व था, जो लड्डू था, इस लड्डू को दबाया, दबाने का नाम उपशम। और जैसे ही दबते ही उसके हो गए 3 टुकड़े। इसका मतलब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। तो जिसके मिथ्या, और 3 टुकड़े नियम से होंगे, ये कंपलसरी है। जब भी मिथ्या दृष्टि जीव, जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव था, जिसके एक ही मिथ्यात्व था, उसने पहले पूरे को दबाया, तो किसका उपशम चल रहा है? बोले उपशम चल रहा है एक का, एक मिथ्यात्व का उपशम। लेकिन उपशम हो जाने पर 3 टुकड़े हो गए। अब वो मिथ्यात्व 3 टुकड़ों में बट गया। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, इसका मतलब पावर कमजोर हो गई। पॉइंट टू बी नोटेड। मिथ्यात्व की पावर जाती रही। क्या पहाड़िया जी साहब, माने मिथ्यात्व की शक्ति चले गई, पावर चले गई, ताकत नहीं बची मिथ्यात्व में। अरे भाई, ये अंग्रेजों ने क्या किया, ऐसा सुनते हैं, अपन सुनते आ रहे हैं, फूट डालो राज करो, यही काम किया ना उन्होंने। बोलो, तो यही बात यहां कह रहे हैं। अब मिथ्यात्व पावरफुल था, है, अब हमने क्या किया, बोले टुकड़े कर दो इसके। तो अब बोले शक्ति का क्या होगा? बोले खत्म। चाणक्य ने नीतियां बतलाई राज करने के संदर्भ में, साम दाम दंड भेद। क्या तो जो भेद नीति कही, उसमें इसी तरह की तो बात कही है ना, भेद डाल दो। क्या बहुत संगठन है, संगठन को कमजोर कर दो, संगठन में ताकत है। बचपन से इस तरह की हमने कहानियां पढ़ी सुनी है, संगठन में ताकत होती है, उसमें पावर होती है। बच्चों को ऐसी छोटी छोटी सी कहानियां बतलाते हैं, छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। देखो क्या ये कह रहे हैं, जैसे एक लकड़ी थी, बच्चों की कहानियां हैं। एक लकड़ी थी, बच्चे को कहा बुला करके, जाओ एक एक लकड़ियां उठाओ और तोड़ दो इनको।
बोले तोड़ दी, फटाफट टूट गई। अरे अभी तोड़ देते हैं, अभी तोड़ देते हैं। सीख थी, लकड़ी थी, वो लकड़ी को लेकर के आए क्या और तोड़ दिया। कैसे? बिल्कुल सहज, ऐसे ऐसे टूट गई, सहजता से टूट गई लकड़ी। और फिर ये कहा उनको कि भाई सुनो, अब एक काम करो, ये जो लकड़ियां हैं इन लकड़ियों को सबको गट्ठर बना दो क्या। और कहा कि बोले अब इनको तोड़ो, तो बोले अब नहीं टूट सकती है, ऐसा है ना, अब नहीं टूट सकती। माचिस की दियसलाई है, बोले तोड़ो इसको तो तुरंत टूट जाएगी। और फिर कहा कि इन सब का ग्रुप बना दिया, 50 दियसलाई का सीख होगा, बोले अब तोड़ोगे, अब नहीं टूट सकती। इसका मतलब संगठन में ताकत है, संगठन में पावर है। ये बातें बच्चों से बचपन से अपन ने सुनी है, पढ़ी है, ये कहानी भी आप लोगों ने सबने सुनी होगी। एकता की ताकत है, एकता की पावर है। ये एकता, ये संगठन समाज में भी होना चाहिए, ये एकता, ये संगठन परिवार में भी होना चाहिए, ये संगठन भाई भाई में होना चाहिए, माने आपके समाज में होना चाहिए, आपके मंदिर में होना चाहिए, आपके पूरे मंदिर की कमेटी में होना चाहिए। ये कहानी तो सुनी हुई है, लेकिन हम अप्लाई कहाँ करते हैं, हम उस संगठन की तरफ ध्यान कहाँ देते हैं। हमारी शक्ति जो है, संघे शक्ति कले युगे, सज्जन जी साहब सही कह रहे हैं, नीतिकारों की नीति है ये। इस कलयुग के अंदर संगठन में ही शक्ति दिखाई देगी। संगठन टूटा और शक्ति खत्म हो गई। पूरे मुमुक्षु समाज में एकता होनी चाहिए, पूरे दिगंबर समाज में एकता होनी चाहिए, अरे पूरे जैन समाज में एकता होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए, संगठन की बात होनी चाहिए, वे बातें कही जानी चाहिए। टोडरमल जी ने यही काम किया इस पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। जाते मिले समाज सब, क्या क्या काम कर रहे हो भाई साहब? बोले संगठन का काम करूंगा। जाते मिले समाज सब, ये मंगलाचरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का। संगठन की बात कर रहे हैं। बोले अब क्या करें? यहां जो संगठन की बात कर रहे हैं सुनील जी सर्राफ साहब, यहां जो संगठन की बात कर रहे हैं ये तो अपने लिए है, लेकिन जब दुश्मन की बात करते हैं तो उसके संगठन को तोड़ने की बात सोचना। यहां जो मोह है ये हमारा शत्रु है क्या? ये जो मोह है ये हमारा दुश्मन है। ये जो मोह है ये हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। इस मोह की शक्ति को कमजोर कर दो, इस मोह के टुकड़े टुकड़े कर दो। और प्रथमोपशम सम्यक्त्व ने इस दर्शन मोह के टुकड़े टुकड़े कर दिए क्या? इसलिए हमेशा शत्रु की शक्ति को कमजोर करने के लिए सोचना चाहिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने संगठन की तरफ ध्यान देना चाहिए। सब जगह होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं विद्वानों में आपस में संगठन हो क्या? कोई किसी की टांग नहीं खींचे। हमारे साधर्मियों में आपस में इतना वात्सल्य हो, कोई किसी की टांग खींचने का काम नहीं करे, किसी के ऊपर छींटे उछालने का काम नहीं करे। ये उपगुहन नाम का अंग भी संगठन को सिखाता है। घर घर में संगठन होना चाहिए, परिवारों में संगठन होना चाहिए, संगठित परिवार होने चाहिए, जॉइंट फैमिली जिसे कहते हैं। हमारे ब्रह्मचारी समझ प्रकाश जी भाई साहब तो बहुत कहते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं संगठित परिवारों के लिए और बहुत लाभ बतलाते हैं संगठित परिवारों के। और ये कह रहे हैं यहाँ आपका संगठन टूटा और खत्म हो गया काम, समझ लो आप। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। क्या बंद मुट्ठी है? क्या पता क्या पता क्या है, क्या पता क्या है, लाख की है और खुल गई तो खत्म भाई साहब, यही है। सही कह रहे हैं भाई साहब लोहाड़िया जी, बनती नहीं है आपस में, क्या करें, जगत का स्वरूप ही इसी तरह का है। लेकिन यदि हम ये बात ठान लेवें कि मुझे बनाना है तो बात खत्म, बस ये मेरी जिम्मेदारी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम सोचते हैं ये बनाए, नहीं, मुझे बना करके चलना है। उपगुण तो मेरे में चाहिए, प्रभावना, वात्सल्य, इन अंगों की भावना तो मुझे भानी है ना, तो मुझे ये कार्य करना है तो काम हो गया बस। फिर दिक्कत क्या है? कब तक लड़ेगा सामने वाला व्यक्ति? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, अब मिथ्यात्व के तोड़ने की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो आत्म स्वभाव का अवलंबन किया, आत्म स्वभाव का दर्शन किया, आत्म स्वभाव को जाना पहचाना, अपने आप की श्रद्धा। अब क्या हुआ? बोले शत्रु के हो गए टुकड़े टुकड़े मिथ्यात्व के। तो देखिए वापस पंक्तियां पढ़ रहे हैं, वहां इतना विशेष है कि अनादि मिथ्या दृष्टि की तो एक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का ही उपशम होता है क्या? क्योंकि उसके मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी की सत्ता है नहीं, माने दो की सत्ता ही नहीं थी, दो टुकड़े थे ही नहीं जी, वो तो अखंड थे। जब जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हो
वहां उस सम्यक्त्व के काल में, उपशम सम्यक्त्व के काल में, उपशम सम्यक्त्व की प्रोसेस में, उपशम सम्यक्त्व की प्रक्रिया में क्या होता है, वहां उस सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय व सम्यक्त्व मोहनीय रूप परिणमित करता है। क्या मिथ्यात्व के परमाणुओं को क्या कर रहा है, मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय रूप, मिथ्यात्व के परमाणुओं को क्या मिश्र मोहनीय सेकंड प्रकृति है, और सम्यक्त्व मोहनीय ये थर्ड प्रकृति है, क्या परिणमित करता है। तब तीन प्रकृतियों की सत्ता होती है, माने एक थी अब तीन की सत्ता हो गई। एक बड़ी दुकान थी, अब क्या हुआ, बड़ी दुकान थी और अब वो दुकान टूट गई, तीन भाइयों ने दुकान को तोड़ दिया तो तीनों की दुकान छोटी छोटी सी रह गई। बड़ा मकान था, बड़ी हवेली थी और तीन भाइयों ने टुकड़े कर लिए तो छोटा छोटा सा प्लॉट रह गया। क्या हुआ बतलाओ। 1 करोड़ की यदि संपत्ति है, 1 करोड़ तो कुछ मायना नहीं रखता है आज के ज़माने में, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। 1 करोड़ की यदि संपत्ति है और यदि उस 1 करोड़ की संपत्ति के 4 भाई मिलकर के मालिक हैं, तो चारों भाइयों में से जब भी किसी व्यक्ति से चर्चा होती है तो वो यही कहता है कि मैं तो करोड़पति हूँ। अनुभूति क्या होती है, फीलिंग क्या होती है, हम तो करोड़पति हैं, हम तो करोड़पति हैं, ऐसी फीलिंग आती है। चारों भाइयों के करोड़पतिपन की फीलिंग आती है। लेकिन सुनो, जैसे ही उन 4 भाइयों में बंटवारा हो गया और सबने अपना अपना हिस्सा अलग कर लिया तो वे करोड़पति से लखपति रह गए। क्या ये क्या हुआ, ऐसा ही है स्वरूप। ये यहां कह रहे हैं, ये जो करोड़पति बना फिरता था, कौन करोड़पति बना फिरता था, मिथ्यात्व, जिसका एक छत्र राज्य चला करता था अनादि काल से, जिसने ये सोच रखा था कि अरे अपना ही शासन चलता है, अपना ही शासन चलता है। दादागिरी मचा रखी थी इस मिथ्यात्व ने, चाहे जब नरक में ले जाकर के पटक देता था, चाहे जब निगोद में ले जाकर के पटक देता था, बड़ा आतंक मचाया हुआ था इस मिथ्यात्व ने। तो वीतरागी जिनेंद्र देव ने उपदेश दिया कि भैया यदि इस मिथ्यात्व के आतंक से बचना चाहते हो तो इस मिथ्यात्व की शक्ति को टुकड़े टुकड़े कर दो, और यदि मिथ्यात्व की शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो जो मिथ्यात्व शासक बना फिरता था वो कमजोर हो गया, वो कंगाल पड़ गया, टुकड़े हो गए उस मिथ्यात्व के। तो देखिए 3 हो गए उसके, अब 3 प्रकृतियों की सत्ता हो गई। अब सत्ता ही 3 की हो गई अलग अलग, अब तीनों की अलग अलग सत्ताएं हैं, अब तीनों अलग अलग मालिक हैं। पहले तो मकान का एक मालिक था और अब लगता है क्या कि 3 मालिक हैं भाई साहब, तीनों अलग अलग मालिक हैं। ये हिस्सा किसका है, बोले ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, और पहले बोले पूरा ही हमारा ही था। अब क्या करें। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है, उसी का उपशम होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का ही उपशम होता है। तथा अब सेकंड स्टेप, दूसरा वाला कौन, संपन्न होकर के गरीब हो गया वो व्यक्ति। क्या ठीक है ना, ये क्या कह रहे हैं, तथा सादी मिथ्या दृष्टि के जिसके 3 टुकड़े हो चुके हैं, जो सम्यक दृष्टि हो गया था, उस सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के 3 प्रकृतियों की सत्ता है और किसी के एक ही की सत्ता है। ये क्या चक्कर है, किसी के 3 और किसी के 1, ऐसा कैसे हो गया। देखो भैया, किसी के 3, किसके 3, बोले जिसके टुकड़े हो गए थे और वापस मिथ्या दृष्टि हो गया और टुकड़े अभी 3 ही पड़े हुए हैं, क्या उसके तो 3 की सत्ता है बराबर। और जिसके सम्यक्त्व काल में 3 की सत्ता हुई थी, वह सत्ता पाई जाए, उसके 3 की सत्ता है। सम्यक्त्व के समय में 3 हुए थे, उन 3 टुकड़े हुए और 3 टुकड़ों के होने पर अब वापस मिथ्या दृष्टि हो गया। टुकड़े हुए थे तब तो सम्यक दृष्टि हुआ था, अब वापस मिथ्या दृष्टि हो गया। तो मिथ्या दृष्टि हो जाने पर भी वे 3 टुकड़े बने भी रह सकते हैं और तीनों जुड़ भी सकते हैं। जैसे देखिए एक बहुत गजब, इसी उदाहरण को जो अभी चल रहा था उसी को थोड़ा सा और एनलार्ज करते हैं अपन।
ऐसा है, 3 भाई थे और तीनों भाई अखंड थे, बराबर। कुछ मनमुटाव हुए और कुछ मनमुटाव होकर के उनमें बंटवारा हो गया। क्या? जब उनमें बंटवारा हो गया तो उनके 3 टुकड़े हो गए। अब 3 टुकड़े हो गए, अब इसके बाद फिर कभी सद्बुद्धि आई, फिर कभी किसी विद्वान के प्रवचन सुने, किसी महाराज के प्रवचन सुने, कोई जिनवाणी का अभ्यास करने लगे, स्वाध्याय में लग गए, अभ्यास में लग गए, कषाएं थोड़ी सी मिट गई। तो ऐसा हुआ कि तीनों ने वापस सोचा कि भैया तीनों अलग अलग दुकान चला रहे हैं यार, चल नहीं पा रही हैं, एक काम करते हैं अपन वापस एक ही कर लेते हैं, अपन तीनों भाई वापस मिल जाते हैं, अपना जो मन मुटाव हो गया था अपन उसको वापस मिटा देते हैं और अपन साथ में रहते हैं। तो अब उन्होंने साथ में रहने की भावना भाई और साथ हो गए। अब साथ में रहने की भावना तो भाई, लेकिन मन में वो जो पहले का झगड़ा था ना, उसकी खटास रही थी। क्या? तो इस वजह से वो एक होकर के भी 3 टुकड़े बने रहे। माने जैसे मिथ्या दृष्टि हो जाने के बाद में भी 3 टुकड़े बने रहे, इसी तरह से ये तीनों के मन में खटास थी और तीनों बिल्कुल अलग अलग बने रहे। हाँ, कदाचित कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो खटास मिट जाए और तीनों जुड़ करके एक ही हो जाएं। क्या? तो यदि तीनों मिलकर के एक हो गए, सम्यक दर्शन में 3 हुए थे, वापस मिलकर के यदि एक हो गए तो उसे हम कहेंगे वापस एक ही की सत्ता पाई जा रही है सादी मिथ्या दृष्टि जीव के। और दूसरों की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे इनके 3 की सत्ता है सादी मिथ्या दृष्टि जीव के, बराबर। जैसे देखिए, इसके लिए एक उदाहरण मैं और देता हूं। जैसे बहुत बड़ा शिलाखंड है, पहाड़ है, बड़ी शिला है, उस शिला के ऊपर कोई वजनदार चीज गिरी। जैसे हनुमान जी के बारे में कहा जाता है ना, बजरंग बली थे, वे गिरे तो जैसे ही ऊपर से विमान से गिरे और शिला के खंड खंड हो गए। ऐसे बड़ी विशाल शिला के ऊपर कोई जोर पड़ा और जोर पड़ते ही उसके 3 टुकड़े हो गए, बराबर। अब 3 टुकड़े हो गए, ये तो है मिथ्यात्व के 3 टुकड़े जैसा। अब इनमें क्या स्थिति बन सकती है 3 टुकड़े होने पर? बोले इन तीनों के बाद में ये स्थिति बनती है कि जो 3 टुकड़े हुए थे, अब चूंकि शिला है, वो बड़ा शिलाखंड है, अब हो सकता है वे 3 ही पड़े रहे, जोड़ना चाहो तो जुड़ते नहीं है, 3 ही बने रहेंगे। लेकिन ऐसा भी संभव है 100 साल निकल गए, 200 साल निकल गए उन 3 टुकड़ों को जहां की तहां धरे हुए थे, 500 साल हो गए, 5000 साल हो गए उस बड़ी शिला को, तो वे धीरे धीरे करके वे जो टुकड़े थे वे टुकड़े आपस में पुनः जुड़ भी जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है। समझ में आ रही है बात? माने बिल्कुल ऐसा संभव है, जो टुकड़े हो गए थे वे टुकड़े वापस भी जुड़ जाएंगे। अब जुड़ तो जाएंगे वे टुकड़े वापस, लेकिन समय लगेगा बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि फेविकॉल लगा दो और वो जुड़ जाए। पहाड़ है भाई साहब, बड़ी शिला है, ऐसी थोड़ी ना टूट जुड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, कालांतर में हजारों वर्ष यदि निकल जावे हैं तो वे वापस जुड़ भी जाते हैं। इसी तरह से जिस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए थे, सम्यक दर्शन होने पर वापस मिथ्यात्व में आ गया तो वे 3 टुकड़े ही बने रहेंगे। अभी भले ही मिथ्या दृष्टि हो गया वो, लेकिन टुकड़े 3 ही बने रहेंगे। हाँ, अब ये कह रहे हैं यदि जिस व्यक्ति को बहुत लंबा काल बीत गया, बहुत लंबा काल, सादी मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो उसके वे तीनों टुकड़े वापस जुड़ करके एक अखंड मिथ्यात्व हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व। और मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी, जो 2 टुकड़े कहते हैं ना, उनकी वापस उद्वेलना हो जाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनकी पुनः उद्वेलना हो जाना। उद्वेलना क्या चीज होती है? ये नया शब्द आ रहा है यहाँ। उद्वेलना क्या चीज होती है? कि जो अखंड टुकड़ा टूटा था वे वापस उसी में मिल गए, इसका नाम है उद्वेलना हो जाना। क्या? टुकड़े हुए और वापस मिल गए तो इसका नाम है वापस हो गए, माने बैक फुट पर आ जाना, इसका नाम है उद्वेलना। रिवर्स गियर लग जाना, इसका नाम है उद्वेलना। उल्टा होकर के वापस आ जाना, इसका नाम है उद्वेलना। जो कर्म सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र मोहनी रूप से बदला था, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनी रूप से बदला था, वो वापस मिथ्यात्व में आ गया। ऐसा
इसे उद्वेलना कहते हैं। तो जिनके ये उद्वेलना हो जाती है उनके एक ही कर्म प्रकृति की सत्ता हो जाती है पुनः, और यदि पहले जैसा हो जाता है, वो बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाएगा, भले ही वो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाए, फिर भी पहले जैसा ही है। अब कह रहे हैं जिनके ये तीन टुकड़े तीन ही बने रहे उनके तीन की सत्ता है। दोनों मिथ्या दृष्टि है। एक मिथ्या दृष्टि वो जो मिथ्या दृष्टि के एक की सत्ता है, और एक मिथ्या दृष्टि वो जिसके तीन की सत्ता है। देखिए अब पढ़ रहा हूं यहां, मैं समझ रहा हूं कि ये पूरा प्रकरण यहां स्पष्ट हो गया होगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्या क्या बात है? जिसके सम्यक्त्व काल में तीन की सत्ता हुई थी, जिसके सम्यक्त्व काल में तीन की सत्ता हुई थी वह सत्ता पाई जावे, उसके तीन की सत्ताएं। और जिसके मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी की उद्वेलना हो गई, उद्वेलना शब्द है ना, क्या मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी की उद्वेलना हो गई, वापस हो गया वो, उसके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए। उद्वेलना का स्पष्टीकरण है ये, क्या उद्वेलना का स्पष्टीकरण है। मिश्र मोहनी सम्यक्त्व मोहनी की उद्वेलना हो गई, अर्थात भी लगा सकते हैं बीच में, अर्थात उसके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए हों, वापस परिवर्तित हो गए उसी रूप से, उसके एक मिथ्यात्व की सत्ता है। ये वापस उद्वेलना भी हो जाती है। जैसे समझ लीजिए आप, सामान हमने बेच दिया और हम तो खुश हो गए कि माल बिक गया हमारा सब कुछ, लेकिन 3 दिन बाद में ही वापस ये हुआ कि उसकी उद्वेलना हो गई, वो माल लौट करके वापस आ गया, हमारी दुकान पर ला करके वापस थमा दिया। तो क्या हुआ? हम उनको कहेंगे कि भैया ये तो बिका ही नहीं यार, ये तो हमने तो सोचा था कि बिक गया, ये तो सेल्स रिटर्न हो गई। क्या कहेंगे? वापस जुड़ जाते हैं, वो मिथ्यात्व हो जाते हैं। तो उसके एक मिथ्यात्व की सत्ता है। इसलिए साधी मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकृतियों का वह एक प्रकृति का उपशम होता है। साधी मिथ्या दृष्टि जीव के या तो 3 का होगा, 3 का कब होगा? यदि टुकड़े जुड़ गए होंगे तब तो 3 का उपशम होगा। साधी मिथ्या दृष्टि जीव के जुड़ गए होंगे तो 1 का होगा। साधी मिथ्या दृष्टि है ना, यदि तीनों जुड़ गए हैं तो 1 का होगा उपशम, और यदि वे जुड़े नहीं हैं तो फिर 3 का उपशम होता है। कब होगा? मिथ्यात्व में आने के बाद नहीं, ये दोबारा जब सम्यक्त्व प्राप्त करेगा उस प्रक्रिया की चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि हो गया था। अच्छा, अब ऐसा कह सकते हैं, सुनो, जो झोपड़ी वाले की चर्चा कर रहे थे ना अपन, एक तो अनादिकाल से झोपड़ी में है, तो जो लंबे समय से झोपड़ी में है उस व्यक्ति को संपन्न होने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। बहुत भारी काम है, संपन्न होने के लिए आसान नहीं है। लेकिन अब एक दूसरा व्यक्ति है, जो व्यक्ति संपन्न होकर के दोबारा झोपड़ी में आ गया था, हालत खराब हो गई थी, उस व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ही नोज, उसे मालूम है ये चीज कि मैं किस प्रक्रिया से पहले संपन्न बना था, क्या तो वो वापस जल्दी सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। इसका मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के लिए थोड़ा सा टिपिकल है काम, और साधी मिथ्या दृष्टि जीव बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्या बहुत अच्छी तरह से साधी मिथ्या दृष्टि जानता है कि हमें करना क्या है, प्रोसेस कौन सी थी। अरे भाई, ये जो साधी मिथ्या दृष्टि जीव है, ये साधी मिथ्या दृष्टि जीव अभी साधी मिथ्या दृष्टि हुआ है 15 मिनट पहले, इसे मालूम है, पूरा तत्व ज्ञान पढ़ा हुआ है, पूरी भेद विज्ञान की चर्चाएं सीखी हुई है, ये दोबारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन एक पॉइंट यहां बीच में ध्यान देने योग्य है कि उसे जब भी अभी सम्यक दर्शन यदि निकट में ही हो जाए, आज छूटा था सम्यक्त्व से छूट करके आज यहां आया था और दोबारा सम्यक दर्शन ले लिया 15 मिनट में ही, दोबारा 3 दिन में सम्यक दर्शन ले लिया, दोबारा 3 महीने में सम्यक दर्शन ले लिया, तो उसे प्रथम उपशम दोबारा नहीं होगा। वापस बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कर्णानुयोग की बातें हैं, धर्म कांटा है, हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है। जो बातें जैसी कही गई है उसे वैसी ही स्वीकार किया जाता है। जितेंद्र जी साहब, जब कभी दोबारा सम्यक दर्शन हो जाता है तुरंत, तो फिर वो क्षयोपशम होता है। हाँ,
औपशमिक सम्यक्त्व नहीं होगा दोबारा। माने मिथ्यात्व में सादी मिथ्या दृष्टि जीव, सादी मिथ्या दृष्टि जीव जब कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा तो उसके पास में दो ऑप्शन है। क्या? सादी मिथ्या दृष्टि जीव को जब दोबारा सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी तो दो ऑप्शन हैं। एक तो है, ऑप्शन का मतलब वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ऑप्शन कह रहे हैं अपन, तो या तो वो व्यक्ति उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति करे और या फिर क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति करे। और इसमें भी ऑप्शन नहीं है, इसमें भी और सुनना गजब की बात, जिसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े पड़े हुए हैं क्या, और अभी सम्यक्त्व में मिथ्यात्व में आए हुए काल थोड़ा सा ही बीता है, उसे तो नियम से क्षयोपशम सम्यक्त्व ही होगा। क्या? थोड़ा ही समय हुआ है ना, वो क्षयोपशम सम्यक्त्व ही होगा। और जिसे मिथ्यात्व में आए हुए असंख्यात वर्ष बीत गए हैं उसे ही वापस प्रथमोपशम सम्यक्त्व होगा। फिर बोल रहा हूं, तो ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने कहा कि लेकिन सादी ऑप्शन नहीं है, लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि जीव की कंडीशन 2 है, ऐसा समझ लीजिए। सादी मिथ्या दृष्टि जीव की 2 कंडीशन है रमेश बुरीचा जी साहब। थोड़ा समय माने 100-200 साल भी हो सकते हैं, 500 साल भी हो सकते हैं। 100-200 500 1000 साल के अंदर यदि सम्यक दर्शन दोबारा हो गया तो वो क्षयोपशम सम्यक्त्व ले लेगा। लेकिन यदि असंख्य, क्योंकि एक औपशमिक सम्यक्त्व प्रथमोपशम सम्यक्त्व और एक दूसरा प्रथमोपशम सम्यक्त्व जब दोबारा प्रथमोपशम होवे मिथ्यात्व में आने के बाद, तो इन दोनों प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बीच में जनवाणी ये कह रही है, आगम ये कह रहे हैं, मिनिमम असंख्यात वर्षों का गैप चाहिए, मिनिमम असंख्यात वर्षों का अंतराल चाहिए। इस असंख्यात वर्षों के अंतराल के बिना प्रथमोपशम सम्यक्त्व दोबारा नहीं होता। क्या? प्रश्न खड़ा होता है द्वितीयोपशम कब होगा? अभी उतरेंगे, प्रथमोपशम से निपट लेंगे अपन, फिर द्वितीयोपशम की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। देखो मैं समझता हूं इतनी बातें तो शायद बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अब तक। माने सादी मिथ्या दृष्टि जीव उसी पर्याय में, निर्मल चंद जी साहब, अगली पर्याय में भी क्षयोपशम ले सकता है, कुछ और पर्यायों बाद में भी क्षयोपशम सम्यक्त्व ले सकता है, डायरेक्ट मिथ्यात्व से क्षयोपशम सम्यक्त्व। अब बोले उपशम की जरूरत नहीं है, इसने किया था। जैसे देखो अभी इसको उदाहरण से समझाता हूं, नए उदाहरण ऐसे जन्मते रहते हैं। सुनो, कोई व्यक्ति ने कुछ कोर्स किया, कंप्यूटर का कोर्स किया। अब कंप्यूटर का कोर्स किया और आपको जॉब पर रखना है कंप्यूटर वाले को, तो आपने रख लिया उसको, तुरंत ही रख लेंगे। कि बोले साहब आपने कब किया था? बोले साहब 2 महीने पहले किया था। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपको जॉब पे रख लिया जाता है। दूसरा व्यक्ति मिला, उससे पूछा आपने कब किया था? कि नहीं कंप्यूटर सीखा था हमने 6 महीने पहले। कि कोई बात नहीं, आता है ना, रख लो, इसको भी रख लो। क्या? फिर पूछा कि भैया आपने कब किया था? कि यार मैंने कंप्यूटर सीखा तो था, लेकिन सीखे हुए हमारे को कोई 15 साल हो गए। क्या? तो फिर क्या कहेंगे कि भाई साहब आपको वापस पढ़ना पड़ेगा, आपको वापस सीखना पड़ेगा, आपको वापस तैयारी करनी पड़ेगी। क्या समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह से डिपेंड करता है कितना गैप हो गया। यदि गैप कम है तो बोले इससे ही काम चल जाएगा क्षयोपशम होने के लिए। आप क्षयोपशम की क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो क्या, इसलिए आप मिथ्यात्व से डायरेक्ट क्षयोपशम सम्यक्त्व ले सकते हो, क्योंकि आपने पहले उपशम ले लिया था। कि नहीं आपको तो बहुत लंबा समय हो गया उपशम सम्यक्त्व लिए हुए, आपको एक बार उपशम सम्यक्त्व दोबारा लेना पड़ेगा, तब क्षयोपशम होगा। ये कितना प्रैक्टिकल है ये सारे बातें, बोलो। ऐसा थोड़ी ना होता है बहुत लंबे समय पहले किया था। जैसे मैंने कंप्यूटर में, मेरी बात बतलाता हूं, मैंने कंप्यूटर सीखा था 1995 में। 1995 में जब कंप्यूटर सीखा था तो उस समय विंडोज नहीं था, विंडोज था ही नहीं। उस समय सब डॉस बेस चलते थे सारे प्रोग्राम। उस समय माउस नहीं था, क्या बिना माउस के चलता था। डॉस, वर्ल्ड स्टार और लोटस, ये 3 प्रोग्राम हमने सीखे थे उस समय 1995 में। तो अब वो सीख लेने के बाद जब अब कोई मान लीजिए 15 साल बाद में
कोई कंप्यूटर की जॉब पर हम जाएं तो क्या कहेंगे कि भाई साहब आपने क्या सीखा, अरे यार अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है भाई साहब, अभी तो बहुत हो गया, आपका वो तो काम नहीं आएगा। कि नहीं, यदि आपका सीखा हुआ है तो इतना हो सकता है कि आप एक बार दोबारा उसका कोर्स कर लो और फिर आप हो जाएगा। तो इसी तरह से किसी को क्षयोपशम सम्यक्त्व लेना है तो कहा कि भैया आपके पास में उपशम था कि हाँ उपशम लिया था, हमने पहले लिया था, तो हम क्षयोपशम के लिए एलिजिबल हैं, हमारे को क्षयोपशम मिल जाना चाहिए। कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने पहले उपशम लिया था, आप क्षयोपशम के लिए एलिजिबल हैं, आपको क्षयोपशम सम्यक्त्व दिया जाता है, आप क्षयोपशम सम्यक्त्व डायरेक्ट ले सकते हैं, हो सकता है ऐसा कि नहीं। लेकिन हमने जो उपशम लिया था ना वो असंख्यात वर्ष पहले लिया था, क्या बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, तो फिर क्या कहेंगे, बोले यार अब आप डायरेक्ट क्षयोपशम नहीं ले पाओगे, आपको पहले औपशमिक सम्यक्त्व दोबारा जरूरी है। क्या तो जिन जीवों के लंबा अंतराल हो जाता है असंख्यात वर्षों का, उनके प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही दोबारा प्रथमोपशम होता है। क्या प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही दोबारा प्रथमोपशम होता है। जैसे ये एमए वगैरह करते हैं ना, मैं आपको नियम बतलाता हूं। एमए 2 साल का होता है, एमए प्रीवियस और एमए फाइनल। तो एमए प्रीवियस करने के बाद में नियम है यूनिवर्सिटीज़ के कि आप 1 साल का यदि गैप देते हैं तब तक आप 1 साल ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर फाइनल एमए कर सकते हो, एमए फाइनल कर सकते हो। लेकिन यदि आपने 3, 4, 5 साल का गैप दे दिया तो फिर आप एमए फाइनल नहीं कर पाएंगे, आपको प्रीवियस दोबारा करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है यहाँ। तो आपके यदि असंख्यात वर्ष का अंतराल हो गया तो आपको जो प्रीवियस सम्यक दर्शन है, जिसे औपशमिक सम्यक दर्शन कहा है, वो दोबारा करना पड़ेगा। और यदि कम अंतराल रहा है तो थोड़ा गैप लग जाने के बाद भी, थोड़ा गैप लग जाने के बाद में भी आप डायरेक्ट क्षयोपशम सम्यक दर्शन ले सकते हो। ये बातें यहाँ कही है। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा दिया मैंने, मैं नहीं समझता हूं कि किसी को ये बातें समझ में नहीं आई होगी। तो कुल मिलाकर के आज जो ये अपना प्रकरण चला है, इस प्रकरण में इतनी बातें हो गई कि सादी मिथ्या दृष्टि जीव और अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के 3 एक ही कर्म प्रकृति की सत्ता थी, इसलिए एक ही का उपशम होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व नामक एक ही कर्म प्रकृति की सत्ता थी, इसलिए जब भी सम्यक दर्शन होगा एक ही का उपशम करके सम्यक्त्व होता है। किंतु सादी मिथ्या दृष्टि जीव जो वापस बैक फुट पर आ गया है, जो वापस रिवर्स आ गया है, उस जीव की क्या पोजीशन बनेगी? बोले उस जीव के चूंकि पहले 3 टुकड़े हो चुके थे, इसलिए 3 की भी सत्ता हो सकती है और 1 की भी सत्ता हो सकती है। यदि 3 की सत्ता होगी तो 3 का उपशम करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा, और यदि 1 ही की सत्ता होगी तो 1 का उपशम करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा। इस तरह से यहाँ उपशम सम्यक्त्व के संदर्भ में अपन ने ये बात कही है। अभी टोडरमल जी साहब आगे कह रहे हैं उपशम क्या है और उपशम में प्रक्रियाएं क्या क्या होती है, एक्चुअल में उपशम की पोजीशन क्या बनती है, ये तो यहाँ बता ही रहे हैं। और साथ साथ में द्वितीय उपशम क्या होता है और कौन कौन से गुण स्थानों में होता है, ये भी बहुत सुंदर चर्चाएं की है। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यही विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। नौ बड़ा मुखा नमो